हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में मैं दिव्या बात करने वाली हूँ सीड और फ्रूट के बारे में और कुछ ऐसे मेथड्स भी डिस्कस करेंगे जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा हटके हैं और फ्लावरिंग प्लांट की हेल्प करते हैं इन रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहले सीड के बारे में बात करेंगे क्योंकि लास्ट ही लेक्चर में हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबुलर हार्ट और प्रो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर देखे, मैच्योर एम्ब्रियो देखा इन केस ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ठीक है, एम्ब्रियोज देखे, उनकी डेवलपमेंट देखी, उसके बाद मोनोकॉट में कैसा एम्ब्रियो है, डाइकॉट में कैसा एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म कैसा होता है, ठीक है, क्या फंक्शन है एंडोस्पर्म का ये भी जाना। तो अल्टीमेटली हमें पता चला कि जब दो मेल गैमीट एंटर कर रहे थे, मैं फर्स्ट और सेकंड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फर्स्ट मेल गैमीट, ठीक है, एंड सेकंड मेल गैमीट। ठीक है, ये दो मेल गैमीट थे जिसमें से एक फ्यूज किया था एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई यानी कि सेंट्रल सेल के साथ। तो ये हमारे पास अलग अलग मेल गैमीट्स का फ्यूजन हुआ था जिसमें से मेल गैमीट्स दोनों ही हैप्लॉइड थे, बट फीमेल के केस में एग सेल डिप्लॉइड और फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई में दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो थे पहले ही फ्यूज कर गए थे फर्टिलाइजेशन से पहले, तो अल्टीमेटली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। तो इन्होंने जनरेट किया यहाँ पे एम्ब्रियो एग सेल से और अल्टीमेटली फ्यूज पोलर न्यूक्लियस से हमें बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो अल्टीमेटली एंडोस्पर्म डेवलप करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर थे एग सेल और फ्यूज पोलर न्यूक्लियस, ये दोनों कहाँ पे थे? ओव्यूल का पार्ट थे, है ना, ओव्यूल में थे। ओव्यूल जो था उसके अंदर एम्ब्रियो सैक था, दो पर्टिकुलर इंटेगुमेंट्स थी, उसके बाद ये माइक्रोपाइल था और अल्टीमेटली एंटीपोडल सेल्स थे, ये सेंट्रल सेल है और उसके बाद ये पे एग सेल था और दो साइनर्जिड्स थे। ठीक है, सो इस तरीके से तीन सेल माइक्रोपाइलर एंड पे, तीन चलेजल एंड पे और बीच में हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियर थे। सो अल्टीमेटली पूरा स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियो सैक जो था, ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है इसके साथ और बीच वाले एग सेल के साथ। तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल जो है ना, अब ये चेंज होगा। ये किस में डेवलप होता है? सीड में। तो सीड क्या है? सीड जो है इट्स अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो ये डेवलप होता है ओव्यूल से। सीड की डेवलपमेंट ओव्यूल से होती है। बट आपने स्ट्रक्चर रिकॉल करेंगे, यहाँ पे दो इंटेगुमेंट्स थी, एक और दो, है ना, दो लेयर्स इंटेगुमेंट्स थी, यानी कि ओव्यूल को दो पर्टिकुलर लेयर्स कवर कर रही थी। तो इसलिए सीड जो है इट रिमेन्स कवर्ड विद टू लेयर्स, सो इट इज कवर्ड बाय सीड कोट। ये सीड कोट से कवर्ड रहता है और सीड कोट में दो लेयर्स होती है, यानी कि जो सीड कोई भी फ्रूट का या किसी भी वेजिटेबल का आप सीड देखते हो वो सीड कोट से कवर्ड रहता है जिसमें दो लेयर्स होती हैं। दो लेयर्स होती हैं, आउटर एंड इनर। ठीक है, जिसमें से आउटर लेयर जो है वो थोड़ी सी थिक होती है और उसे कहा जाता है टेस्टा। टेस्टा इज कंपेरेटिवली थिक लेयर, यानी कि आउटर इंटेगुमेंट जो है वो किस में बदल गई? टेस्टा में बदल गई और इनर लेयर जो है वो बदल गई टेगमेन में। ठीक है, विच इज कंपेरेटिवली थिनर। ठीक है, तो ये सीड को किससे डेवलप हुआ? सीड को डेवलप हुआ फ्रॉम इंटेगुमेंट्स। सो इंटेगुमेंट्स से डेवलप हुआ। लेकिन आप देख रहे हो इंटेगुमेंट्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं थी। एक जगह पोर है ना, यहाँ पे माइक्रोपाइल एरिया में जहां पे एक्सेल था, साइनर्जिड थे, तो ये माइक्रोपाइल जो है ना ये पोर है, यानी कि पोलर ट्यूब के एंट्री करने का रास्ता है। पर जब सीड को डेवलप होता है ना, तो उसके केस में भी ये पोर जो है वो वहीं पे वैसा ही रह जाता है, लेकिन वो अब माइक्रोपाइल नहीं कहा जाता। ठीक है, वो सीड का पोर कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना रही हूं आपके रेफरेंस के लिए। ये एक डायकॉट सीड है। सो इस तरीके से आपको नॉर्मली पोर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो माइक्रोपाइल जो है वो पोर की तरह रह जाता है। ठीक है, ये ग्राम जो है ग्राम सीड है और इस ग्राम सीड में यहाँ पे आप बिल्कुल माइन्यूट सा नॉर्मली विजिबल नहीं होता, तो ये बिल्कुल छोटा सा पोर जो है वो माइक्रोपाइल जो है वो एज अ पोर रह जाता है। तो ये पोर जो है इट फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ
एयर। ठीक है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज में ये हेल्प करता है। एंड जैसे मैंने कहा, इट डेवलप्स फ्रॉम माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल से डेवलप होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग चीजों में डेवलप हो गए। तो ये पूरा जो है ये सीड बन चुका है अब, जिसमें से ये पार्ट एंडोस्पर्म में डेवलप हो गया था और ये पार्ट जो है वो एम्ब्रियो है। यानी कि आपने एम्ब्रियो में कौन कौन से पार्ट देखे थे, नॉर्मली कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे थे अब एम्ब्रियो में? एम्ब्रियो में आपने देखा था कि हमारे पास कॉटिलिडन्स आ रहे थे, एम्ब्रियोनल एक्सिस था, है ना? तो ये हमारे पास ये पर्टिकुलर चीजें थी ना। तो आप देख रहे हो पूरा सीड का स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ एम्ब्रियो नहीं है ना? सीड का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है एम्ब्रियो से, यानी कि कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर एंडोस्पर्म रिमेनिंग रह जाता है, जैसे आप कोकोनट में देख रहे थे, तो एंडोस्पर्म, उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स भी है ना? तो सीड कोट भी है। तो सीड कोट अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म रिमेनिंग रह जाता है, तो उस सीड में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो उसमें सीड कोट होता है, उसमें एंडोस्पर्म होता है क्योंकि मेंशन किया गया है, और उसके बाद एग सेल के फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस है और कॉटिलेडन्स है। सो ये हमारे पास इस तरीके से सीड होता है। और सीड जो है, जैसे हमने बात की कि एंडोस्पर्म जो है कुछ में रिमेनिंग रह जाता है और कुछ में नहीं रह जाता। ये टाइप्स जो है हमने लास्ट लेक्चर में डील की है, जस्ट एक ब्रीफ दूंगी। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। अगर हमारे पास एंडोस्पर्म रह जाता है, सो उसे एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है और एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। और अगर एंडोस्पर्म जो है वो खत्म हो जाता है, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता, तो उसे नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। सो इसे समझने के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है एंडोस्पर्मिक सीड कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन कौन से होते हैं। सो इसे देखने के लिए लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, वहां से आप प्रॉपरली कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर एनसीईआरटी के बेसिस से ही डील करना है और वही एग्जांपल्स करनी है, एक्स्ट्रा बाहर से कुछ भी नहीं करना, बाहर की एग्जांपल्स डील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स दी गई है। लेकिन एक चीज एनसीईआरटी ने और भी बताई है सीड के बारे में, वो ये कि सीड के केस में कई बार ऐसा होता है, ओव्यूल जो हम बात करते हैं, जब स्टार्टिंग में मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हुआ और हमने देखा एम्ब्रियो सैक में न्यूसेलस था, है ना? न्यूसेलस सराउंड कर रहा था। तो डायग्राम में न्यूसेलस था, है ना? हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ा था, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर था, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल को न्यूसेलर सेल सराउंड कर रहे थे, है ना? ये न्यूसेलर सेल्स है। ठीक है, वैसे तो जब फर्टिलाइजेशन होती है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डीजनरेट हो जाता है। अदर देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, सीड कोट रह जाएगा, इंटेग्यूमेंट्स यानी कि ओव्यूल एज अ सीड रह जाएगा, एम्ब्रियो, कॉटिलिडन्स, उसके बाद जो भी पार्ट जो है एंडोस्पर्मिक पार्ट है, अगर वो रहना चाह रहा है तो वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो लास्ट में वो रह जाएगा। अदरवाइज बाकी सारे पार्ट जो है ना वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ओवरी भी रह जाती है, ओवरी की भी बात करेंगे, तो अदर पार्ट्स डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। बट ये सेलर स्ट्रक्चर्स ना कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में रिमेनिंग रह जाता है लास्ट में। सो कई बार न्यूसेलस जो है, अगर वो रह गया मैच्योर सीड में, जैसे कि कई बार एंडोस्पर्म रह जाता है, वैसे न्यूसेलस भी रह सकता है, तो उसके केस में रेमिनेंट न्यूसेलस को कहा जाता है पेरिस्पर्म। अब आप बोलो इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन भी यही है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो इसका काम भी सेम यही है, बट सब सीड में नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही होता है। तो एनसीईआरटी में प्रॉपरली इस टर्म के बारे में मेंशन किया गया है। एक और टर्म आगे आएगी, आप पेरिकार्प टर्म जो है वो भी देखोगे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। पेरिस्पर्म इज द टर्म यूज्ड फॉर रिमेनिंग न्यूसेलस, जो न्यूसेलस रेमिनेंट रह जाता है उसको पेरिस्पर्म का टर्म दिया गया है, राइट? सो दिस इज अबाउट द सीड। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीड के बारे में बात की गई है, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। तो अब हम जानते हैं सीड में क्या है। सीड में एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो जो है अल्टीमेटली प्लांटलेट बनाएगा और बड़े प्लांट में डेवलप हो जाएगा, जो अगेन फ्लावर्स बनाएगा, नया फ्रूट बनाएगा, है ना? अल्टीमेटली न्यू सीड्स बनाएगा जो नए प्लांट
अगेन डेवलप करेगा। तो इसी तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन रिप्रोडक्शन होगा। बट ये सीड जो है वो चाहता है कि वो जर्मिनेट करे, वो नया प्लांट डेवलप करे। तो खुद को प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं प्लांट के पास है ना, कि वो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स डेवलप करे। जिसमें से एक चीज के बारे में मैं बात करूंगी, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि मॉइस्चर जो है, अगर प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशंस हो ना, तो कोई भी माइक्रोब जो है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगल ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो इनके लिए बहुत फेवरेबल रहता है हाई मॉइस्चर कंडीशंस एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें वो ग्रो कर पाए। ठीक है, अगर सीड में मॉइस्चर कंटेंट कम हो तो फंगल अटैक और बैक्टीरियल अटैक, यानी कि कोई भी इंफेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगी, बट कम हो जाएंगे। तो सीड जो है, एक एफिशिएंट सीड को प्रोटेक्ट करके रखना है, स्टोर करना है, तो 10 to 15% बाय मास उनमें मॉइस्चर होना चाहिए। वैसे तो सीड जो है वो एक प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है अपने पास, बट अगर हमें स्टोर करना है तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं ये चीजें, यानी कि सन ड्राई भी किया जाता है सीड को अगर स्टोर करना है। तो लैब कंडीशन में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस किया जा सकता है। फाइन। उसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक है, दैट इज ऑफ डॉर्मेंसी, जो सीड अडेप्ट करते हैं। लेट्स से कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि बहुत सर्दी हो गई, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो गया। ठीक है, हवा में मॉइस्चर है लेकिन फ्रोजन फॉर्म में है, तो सीड के लिए अवेलेबल नहीं होगा, प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके केस में सीड क्या चाहता है, सीड ये नहीं चाहता कि वो अपनी एनर्जी को, अपने न्यूट्रिशन को ग्रोथ के लिए यूज करे और अल्टीमेटली वो एनवायरमेंट कंडीशन से हार के वो डेड हो जाए। ठीक है, सीड तो यही चाहेगा ना कि फेवरेबल कंडीशन हो, मैं प्रॉपरली ग्रो कर पाऊं। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस दौरान सीड जो है वो डोरमेंट कंडीशन में आ जाता है, यानी कि इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है। इनएक्टिव स्टेट के दौरान वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देर उस हार्श कंडीशन को सरवाइव कर सके और फेवरेबल कंडीशन आते ही वो जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सीड जो है अपनी वायबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास अलग अलग वायबिलिटीज हैं, कुछ मंथ से लेकर कुछ सालों तक सीड सरवाइव कर जाते हैं। सीड की अलग अलग वायबिलिटी होती है, बट अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वायबिलिटी की, तो आर्कटिक टुंड्रा में हमारे पास लिपिनस आर्कटिक करके एक प्लांट है जिसकी डोरमेंसी 10,000 ईयर्स की देखी गई है। तो इतनी लंबी वायबिलिटी के बाद, इतनी लंबी डोरमेंसी के बाद वो सीड जर्मिनेट किया। ठीक है, आप वायबिलिटी देख सकते हो कितने सालों ग्रो कर गया है ना। तो लिपिनस आर्क्टिकस के बाद फीनिक्स डेक्टाइलीफेरा जो है, ये एक प्लांट है जिसमें देखा गया है कि वो भी बहुत लंबा डोरमेंसी रखता है। 2000 ईयर्स के आसपास उसकी एज देखी गई उस सीड की। ठीक है, सो ये अलग अलग प्लांट्स जो हैं, वो आप उनमें अलग अलग लेवल की वाइबिलिटी देख सकते हो। ठीक है, कुछ मंथ्स, कुछ ईयर्स, और उसके बाद हजारों या 10,000 सालों तक। ठीक है, तो सीड जो है वो अलग अलग वाइबिलिटी रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, और उनका जेनेटिक अरेंजमेंट वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सीड के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में। ठीक है, कि फ्रूट क्या है और वो किससे डेवलप होता है और कैसा कैसा अरेंजमेंट उसमें देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं फ्रूट के बारे में, जो कि डेवलप होता है ओवरी से। ठीक है, जो ओवरी से डेवलप होगा, और स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं। वी हैड स्टिग्मा, जो फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट होता है, हो जाता है अलोंग विद स्टाइल। बचा ये पार्ट नीचे, ओवरी। ठीक है, तो ये ओवरी है, उसके अंदर क्या था, ओव्यूल था। अब ओव्यूल जो है वो तो डेवलप हो गया सीड में, ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट किसमें, सीड कोट में डेवलप हो गई। लेकिन ये ओवरी जो है वो किसमें डेवलप हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में, जिसमें ओवरी की वॉल जो है वो बना देती है फ्रूट की कवरिंग। ठीक है, सो फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप होता है, जिसमें फ्रूट की कवरिंग जो है, फ्रूट की कवरिंग जो है उसे पेरिकाप कहते हैं। तो पेरिकाप, द कवरिंग ऑफ फ्रूट, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी वॉल, वो ओवरी वॉल से डेवलप होगी। ठीक है, सो आप अगर रिलेट करो तो सीड, इंटेगुमेंट सीड कोट, ये फ्रूट बन गया, और बाहर की कवरिंग पेरिकाप यानी कि फ्रूट की वॉल। ठीक है, सो ये है पूरा अरेंजमेंट। लेकिन अगर आप फ्रूट की बात करो तो फ्रूट में भी कैटेगराइजेशन है। सो वी हैव टू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स,
दो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले है ट्रू फ्रूट, जिसके बारे में हमने अभी बात की, यानी कि वो फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होता है, ठीक है। तो इट गेट्स डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, डायरेक्टली ओवरी से डेवलप होगा, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिसमें ओवरी के अलावा कुछ और पार्ट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, ठीक है। आपने थैलेमस के बारे में सुना होगा, जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, है ना। ये ओवरी प्रेजेंट थी, कई बार ये थैलेमस जो है वो भी कंट्रीब्यूशन दे देता है फ्रूट फॉर्मेशन में। सो थैलेमस जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्मेशन, इन फ्रूट फॉर्मेशन। सो ऐसे फ्रूट जो है उन्हें कहा जाता है फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ओवरी के अलावा थैलेमस भी है फ्रूट के पार्ट में, ठीक है, फ्रूट के स्ट्रक्चर में। सो ऐसे में आप देख पाओगे एप्पल का अरेंजमेंट है, स्ट्रॉबेरी में आप देख पाओगे, ठीक है। उसके अलावा कैश्यू, कैश्यू की एग्जांपल दी गई है एनसीईआरटी में। सो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसमें जिसमें कि थैलेमस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर पार्ट भी इन्वॉल्व होगा फॉल्स फ्रूट के केस में फ्रूट की फॉर्मेशन में। तो आप एप्पल में देखोगे, कैश्यू में देखोगे, स्ट्रॉबेरी में देखोगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। एनसीईआरटी ने डायग्राम दी है एप्पल की, स्ट्रॉबेरी की, ठीक है। कैश्यू के बारे में नहीं बताया, एप्पल और स्ट्रॉबेरी की प्रॉपरली डायग्राम दी गई है, जिसमें से आप देख पाओगे कि प्रॉपरली थैलेमस जो है वो डेवलप हो रहा है एडिबल पार्ट में। एप्पल के केस में जो हम खाते हैं वो मेन पार्ट जो है वो थैलेमस है एक्चुअली, ठीक है। सो ये है फ्रूट के बारे में, ठीक है। लेकिन एक ऐसा फ्रूट भी है जो कि फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप होता है। ये तो हमने केस बात की थी कि ओवरी जो है उससे डेवलप हो रहा है, राइट। तो ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रूट जो है वो ओवरी मतलब ओवरी से ही डेवलप हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो बिना फर्टिलाइजेशन के होगा। सो सीड फॉर्मेशन, सॉरी फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो ऐसे फ्रूट को कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के बिना बनेगा। अब आप बोलो कि फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बन गया, क्या सीड बनेगा? नहीं बनता, जिसकी वजह से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं, उनमें सीड नहीं होता, विदाउट सीड होते हैं, ठीक है। तो आपने अलग अलग तरह के फ्रूट देख लिए, ट्रू फ्रूट देखे, फॉल्स फ्रूट देखे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट देखे, ठीक है। एप्पल की डायग्राम में देखा किस तरीके से थैलेमस जो है वो पार्ट बना रहा है एप्पल का एडिबल पार्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स के बारे में जो अदर देन सेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन के इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो बात करते हैं एपोमिक्सिस के बारे में एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। तो एपोमिक्सिस के बारे में एनसीईआरटी ये कहती है कि ये ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं रिलेट होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। हाँ, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। अब इसमें क्या होता है, जो डिप्लॉइड एग होता है, ठीक है, डिप्लॉइड एग होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू सीड, ठीक है। वो सीड भी डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी लेकिन सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब आप बोलो एग है, नॉर्मली तो हैप्लॉइड होता है, यहाँ पे डिप्लॉइड कैसे हो गया? कुछ प्लांट्स के केस में, जैसे कि एग्जाम्पल प्रॉपरली मेंशन की गई है, दैट इज एस्ट्रेसिया फैमिली एंड ग्रासेस। इनके केस में आप देख पाओगे कि एग जो है वो कई बार रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस शो नहीं करता, जिसकी वजह से वो डिप्लॉइड रह जाता है
और ये डिप्लॉइड एग, हमें क्या स्ट्रक्चर चाहिए, डिप्लॉइड ही ना, तो ये डिप्लॉइड एग जो है वो फर्टिलाइजेशन ना करके अल्टीमेटली सीड में डेवलप हो जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप कर देता है और अल्टीमेटली सीड में डेवलप हो जाता है। तो ऐसे सीड को कहा जाता है एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड की फॉर्मेशन हो जाती है जो अल्टीमेटली न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे पास एपोमिक्सिस, अगेन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसके अलावा वी हैव सम अदर स्ट्रक्चर्स, अदर मेथड्स एज वेल, जिसमें से एक है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये वो मेथड है जिसमें प्लांट का न्यूसेलस पार्ट जो है, न्यूसेलस पार्ट जो है वो अल्टीमेटली डिवीजन करना शुरू कर देता है और एम्ब्रियो सैक की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो इस केस में न्यूसेलस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। सो न्यूसेलस जो है इट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड कंट्रीब्यूट्स इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास सीड्स फॉर्म होंगे, अल्टीमेटली बहुत सारे सीड्स फॉर्म होंगे और एक प्लांट बनेगा जो कि फर्टिलाइजेशन के बिना बना है। सो न्यूसेलर स्ट्रक्चर फर्टिलाइज नहीं होता, न्यूसेलस जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स होंगे इसमें, न्यूसेलर सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड सेल्स जो है वो अल्टीमेटली डिवाइड करना स्टार्ट करके एम्ब्रियो सैक में एम्बेड होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली एम्ब्रियोज फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन हो जाती है वहां पे और मल्टीपल सीड्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो फर्क क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में ओवरी जो है वो फ्रूट बना रही है लेकिन फ्रूट सीडलेस होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं हुई। बट यहाँ पे ये कहीं ना कहीं पार्थिनोकार्पी से जुड़ा है, बट यहाँ पे सीड की फॉर्मेशन होती है, इसमें डिप्लॉइड एग जो है वो डेवलप करता है, ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होती पार्थिनोकार्पी में, और इसमें यही फर्क है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, बट यहाँ पे क्या है, सीड बन रहा है। पार्थिनोकार्पी के केस में सीड नहीं बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीपल एम्ब्रियोस यानी कि सीड्स बनेंगे। तो ऐसा आप देख पाओगे, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी गई है वो दी गई है मैंगो और सिट्रस की। सो मैंगो एंड सिट्रस, सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। सो यहां से कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सो मूव करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर पे और बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तब तक अच्छे से रिवाइज करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, अच्छे से रिकॉल करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।